बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 के भूगोल के दूसरे चैप्टर से जल के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और यह प्राकृतिक संसाधन जल नवीकरणीय रूप में पाया जाता है और यह भूपृष्ठ के लगभग 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। इसलिए हम पृथ्वी को जल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन सबसे पहले महासागरों से ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। लगभग 71% भाग महासागरों पर है। अर्थात यह विविध प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं के विकास में महासागरों का महत्वपूर्ण योगदान है। और जहाँ तक जल के महत्व और उपलब्धता की बात है, यह महासागरों में जो जल का जो भाग है वह लवणीय है, अर्थात यह मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवणीय जल की पूरी उपलब्धता 2.7% ही है और इस 2.7% का भी लगभग 70% भाग या तो बर्फ़ के रूप में है, हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के अनुसार मनुष्य की पहुंच से ये सब चीज़ें बाहर हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह 2.7% जल की उपलब्धता में मात्र केवल 1% जल ही जो अलवणीय है वह मानव के लिए उपयुक्त है। और यह अलवणीय जल किस किस रूप में पाया जाता है? यह अलवणीय जल भौम जल के रूप में, नदियों के रूप में, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल के जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं यह 1% अलवणीय जल को न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही इसे घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है और इसके विभिन्न भागों में विविधता भी पाई जाती है, क्योंकि कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं पर वर्षा कम होती है, कहीं सूखा होता है, कहीं बाढ़ की स्थिति होती है और इसके अनुसार ही इसकी प्रचुरता में विविधता पाई जाती है। वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा जल महासागरों में, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इस प्रकार के चक्रण को हम जल चक्र भी कहते हैं। मनुष्य जल की मात्रा का उपयोग न केवल पीने के लिए, धुलाई के लिए करता है, वरन इसके जीवन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वह जल से प्रभावित होती हैं। जल जो है कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, पौधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। इसका कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, उद्योगों का विकास, कृषि योग्य भूमि का विकास, भोजन और नगदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और मनुष्य का बेहतर जीवन स्तर। अब जल उपलब्धता को हम यह देख सकते हैं, एक चार्ट दिया गया है कि लगभग एक औसत मनुष्य किस प्रकार से कितने लीटर जल का उपयोग करता है। तो हम देखते हैं कि भारतीय प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है और यह जो है उपयोग उसे दिया गया है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, शौच के लिए और वस्त्र धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, बागवानी के लिए, कुल मिलाकर के लगभग 150 लीटर यह औसत मापा गया है। यह उपभोग की मात्रा भी वायरी करती है, क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसे 150 लीटर क्या
5 लीटर जल भी प्रतिदिन उपलब्ध नहीं हो पाता है। और कुछ लोग ऐसे भी समाज में हैं जो 20,000 लीटर 15,000 लीटर तक जो है औसतन जल का इस्तेमाल करते हैं। तो यह लोगों के जीवन स्तर और अन्य विविधताओं के कारण भी प्रति व्यक्ति उपलब्धता व्यक्ति से व्यक्ति जो है वैरी करती है। अब जल उपयोग के लिए क्या क्या समस्याएं हैं। जल उपयोग में हम देखते हैं कि हम इस पृथ्वी को लगभग 3 भागों में बांटते हैं। एक ऐसा भाग जो लगभग वर्ष भर जो है जल की समस्या से जूझता है। कुछ ऐसा क्षेत्र है विश्व का जहाँ पर कि जल सामान्य रूप में होता है। कुछ ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ जल प्रलय होती है। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे कि भारत हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया और दुनिया के अन्य क्षेत्र हैं जो जलाक्रांत हैं। भारत का जो बिहार, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्र इस समय वर्षा के कारण लाखों लोग तबाह हैं। अतः इनके लिए जो है उचित व्यवस्थाएं NDRF और अन्य के माध्यम से की जा रही हैं। अब जल उपलब्धता की क्या क्या समस्याएं हैं हम देखते हैं कि अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की कमी का सामना कर रहे हैं। यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जहां अक्सर सूखा पड़ता है। इसमें जलाभाव की अधिक समस्या होती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप भी होता है। अब हम देखेंगे कि यह अगर जल इतना महत्वपूर्ण है तो जल संसाधनों का संरक्षण भी करना चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्तिगत प्रयास होते हैं, जैसे आप एक बाएं तरफ आप पुस्तक में देखेंगे कि सौराष्ट्र, जिसे आज हम गुजरात कहते हैं, हाँ, सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए किस प्रकार पूर्णतः निर्भर है। मेष यहाँ पानी खरीद कर लोगों के जल की आपूर्ति की जाती है। आज जल संरक्षण की समस्या पूरे विश्व में है। विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोत की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि अगर यह नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग, ओवर यूज़ या प्रदूषण जो विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, यह जल को अनुपयुक्त बना दे रहे हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित जल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकासों के औद्योगिक बहिर्स्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। संदूषक का मतलब कि इन क्रियाकलापों द्वारा जल जो है गंदा होता है और वह मनुष्य को किसी उपयोग लायक नहीं होता है। और जैसा जानते हैं कि जल की मात्रा बिल्कुल निश्चित है, न तो इसको बढ़ाया जा सकता है न तो इसको घटाया जा सकता है। मनुष्य की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अतः आने वाले समय में अगर मनुष्य ने समय के साथ जल को नहीं संरक्षित किया तो आने वाले समय में मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशक जल को प्रदूषित करते हैं। इसमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण के कारण जल द्वारा मानव शरीर में भी पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों को छोड़ने से पूर्व बहिर्स्राव उपयोग विधि द्वारा इसे संशोधित किया जाना चाहिए, जो कि आज विकासशील और अविकसित देशों में इस प्रकार की समस्याएं हैं। वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि इसे संशोधित किया जा सके। अब है वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद कर देते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रवाह को बचाने के लिए दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का किया जाना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली इस जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र में स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि जल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अधिक प्रभावी विधि है वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में
सिंचाई में ड्रिप तथा टपकन विधि का प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई के इन विषयों को अपनाकर बहुमूल्य जल को संरक्षित किया जा सकता है। तो बच्चों, ये तरीका है कि किस प्रकार से हम जल को सुरक्षित करेंगे। अगले वीडियो में हम यहाँ के वनस्पति और वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।